तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कुछ पढ़ना है हमें इस बार सीआईएल अवेयरनेस में, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके मान लीजिए ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आने इससे। 20 नंबर का है और 20 नंबर में यही चीजें बस ये भी इंक्लूडेड है। तो मान के चलिए कि आपके 3 4 5 क्वेश्चंस आने हैं इससे, है ना। मैक्सिमम 5, इससे ज्यादा तो नहीं होना है। तो हमें ऊपर ऊपर से हर एक चीज के बारे में हल्का फुल्का जानकारी होना चाहिए। सीआईएल अवेयरनेस के बारे में बेसिकली आपको क्या नॉलेज होना चाहिए कि भाई कोल इंडिया क्या है, कैसे बना। ये तो एक हो गया कि यार बैकग्राउंड से अगर क्वेश्चंस पूछ लिया, उसके बाद आ जाता है कोल इंडिया करंट में क्या कर रहा है। ठीक है, करंट में उसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, उसकी करंट की चीजें, है ना। उसके बाद फिर देखेंगे कि भाई हमारा कोल इंडिया में और भी जो सब्सिडरीज हैं उसके बारे में देखेंगे। तो वो मैं पार्ट 2 में आपका बना दूंगा। पार्ट 1 में अभी हम सिर्फ कोल इंडिया क्या है, क्या करंट में उसके बारे में न्यूज चली है पिछले 2 3 महीने में, है ना। और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो फिर उसमें हम देखेंगे कि भाई कोल इंडिया की सब्सिडरीज के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, सबका अलग अलग सब्सिडरी का डिटेल में देखेंगे। तो 2 पार्ट्स में इसको अपन अब आराम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ सीआईएल। कोल इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसे पहले तो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब कि क्या था कि कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि बहुत पहले जो इंडिया में सारी की सारी माइंस थी अनऑर्गेनाइज्ड वे में थी, प्राइवेट प्लेयर्स जो है तो उसको चला रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि नहीं यार इसमें अच्छा खासा बिजनेस चल सकता है, तो उसने 226 कोकिंग कोल माइंस को जो है तो नेशनलाइजेशन किया 1 मई 1972 को। फिर जैसे ही नेशनलाइजेशन किया तो आखिर कुछ तो कंपनी का नाम देना था, तो बीसीसीएल का फॉर्मेशन हुआ, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, बीसीसीएल का फॉर्मेशन हुआ। जो माइंस थी उनको दोबारा से और अच्छे से, जो पब्लिक जो माइंस थी और भी बहुत सारी जो माइंस थी उनको भी फिर इसके अंडर में लाया गया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में सेक्टर कंपनी बना दिया गया। ठीक है, और जो नई पब्लिक सेक्टर कंपनी बनी, मतलब कुछ माइंस थी कोकिंग कोल माइंस को तो इन्होंने पहले ही नेशनलाइजेशन कर दिया। अब जो नॉन कोकिंग कोल माइंस थी उनको भी इन्होंने इसके अंडर में ला के रख दिया। और जो नई कंपनी बनाई, अब नॉन कोकिंग कोल भी थे उसके अंडर में, तो नई कंपनी का जो नाम दिया 1 मई 1973 को, वो था कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड के नाम से था। ठीक है, जिसमें कि नॉन कोकिंग माइंस जो थी तो इसमें इंक्लूडेड थी। फाइनली कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल को इंक्लूड करके एक बड़ी कंपनी बनाई गई जो कि ऑल ओवर इंडिया काम करती। ठीक है, सारी की सारी कंपनीज में काम करती, तो उसका नाम दिया गया कोल इंडिया लिमिटेड, है ना। सन 1975 में 1 नवंबर 1975 को कोल इंडिया लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फाइनली कोल इंडिया लिमिटेड आ गया एग्जिस्टेंस में। प्रेजेंट टाइम में, करंट में जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसकी वेबसाइट पे से ज्यादातर डाटा मैंने निकाला, क्योंकि यार अलग अलग जगह पे अलग अलग डाटा आपको मिलेगा। जैसे एक न्यूज़पेपर में बोला था 290 माइंस जो है तो कोल इंडिया ऑपरेट करता है, बट उसने अपनी वेबसाइट पर देकर रखा है कि भाई हम तो 318 माइंस ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से जो एरियाज हैं, जितने एरियाज में वो काम करता है, तो लगभग 84 माइनिंग एरियाज है 8 स्टेट्स में जहां पर कोल इंडिया काम करता है। कोल इंडिया में जो माइंस है 318 माइंस है, जिसमें से 141 जो है तो अंडरग्राउंड माइंस है एंड 158 जो है तो ओपन कास्ट माइंस है एंड दो मिक्स्ड माइंस जो है तो टोटल इसके पास कितनी है 19 है। जो इसने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोल के रखे हैं ऑल ओवर इंडिया वो है 21 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और वीटी सेंटर्स जो खोल के रखे हैं वो है टोटल 76 वीटी सेंटर्स है। 10 तो आपके एनसीएल के पास है, एनसीएल के पास है वीटी सेंटर्स। अब इसकी सब्सिडरीज की बात करें तो कोल इंडिया बोलता है कि भाई हम तो 10 ठोक सब्सिडरीज में हैं, हमारे अंडर में टोटल 10 सब्सिडरीज हैं, 10 सब्सिडरीज। ठीक है, 8 जनरली हम लेके चलते हैं, जो कि कोल इंडिया जो है तो जनरली बोल के रखता है कि हमारे पास 8 तो है ही। उसके अलावा 2 सब्सिडरीज और करंट में जो ऐड हुई है इसके अंडर में, जो कि कोल इंडिया के अंडर में काम करती है, वो भी है ना। और 8 सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं? ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल,
उसके बाद आता है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL, उसके बाद आता है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL, इसके बाद आता है आपका वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL एंड साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि है SCCL, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDIL, CMPDI जनरली हम बोलते हैं और है नाम पूरा CMPDIL, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। जो दो नई सब्सिडरीज इसमें अभी ऐड हुई है, कोल इंडिया लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड, ठीक है, और दूसरा है आपका कोल इंडिया लिमिटेड सोलर CIL सोलर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि आजकल सोलर पैनल्स भी ये जो है तो लगाने लगा है, तो सोलर प्राइवेट लिमिटेड इसमें भी एक अपना हिस्सेदारी ये लेके चल रहा है प्रेजेंट करंट में कि भाई हम अब सोलर पैनल्स लगाने का भी काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तो कोल इंडिया ने अच्छा खासा यहाँ पर भी इस सेक्टर, इन दो सेक्टर्स में भी अपना जो है तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम भी चालू कर दिया है। तो दो नई सब्सिडरीज इसमें ऐड हुई हैं, ठीक है। और इसकी मोजाम्बिक साउथ अफ्रीका में इसकी एक सब्सिडरी है, फॉरेन सब्सिडरी कहा जाता है उसको, फॉरेन सब्सिडरी, जिसका नाम है अफ्रीकाना इंडियाना, अफ्रीकाना इंडियाना, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका में है, मोजाम्बिक में है, और कहां पर, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो बेसिकली आप ये ध्यान थोड़ा बहुत रखिएगा, अफ्रीकाना इंडियाना मोजाम्बिक में है, साउथ अफ्रीका में। तो ये इसकी एक फॉरेन सब्सिडरी है कोल इंडिया की, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद अपना आता है जॉइंट वेंचर्स, जो कि जिनके साथ अभी ये जो है तो पार्टिसिपेट एक साथ करके, टोटल 8 लिखेंगे आप, ठीक है, टोटल 8 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो वैलिडेटेड है वो 8 ही मान के चलता है, ठीक है। बाकी जो उसने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि हाँ हम 10 में अभी काम कर रहे हैं, हमारे अंडर में 10 कंपनीज हैं, तो वो अलग मैटर हो जाता है, ठीक है। तो 8 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब जॉइंट वेंचर कंपनीज की अगर हम बात करें तो इसके 2-3 कंपनीज ऐसी हैं जिनके साथ ये थोड़ा बहुत मतलब अपना शेयर लगा के जो है तो काम करता है, जैसे कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड में, तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में फर्टिलाइजर बनाने का भी काम करता है, जैसा कि हमने EMT के लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो वहां पे मैंने बताया है कि भाई कोल से हम फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं, ठीक है। और कोल इंडिया लिमिटेड जो है तो NTPC के साथ भी इस समय कर रहा है काम, ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेट कर रहा है, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड ने लिग्नाइट के थ्रू भी लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी अभी जॉइंट वेंचर किया है, मतलब कि एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के फील्ड में भी इसने अपने आजकल जो है तो ये एक प्लेयर बनना चाह रहा है करंट टाइम में, मतलब कोयला निकालने के अलावा भी ये अलग काम करना चाह रहा है। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो सकता है, अगर बहुत मन किया, बहुत डीपली सामने वाले का मन किया पूछने का, तो नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के बारे में पूछ सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स जो है तो आपका ये कहां पे आता है, जितनी भी असम की माइंस है उन सभी को नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में इसने डाल के रखा है, ठीक है। उसके बाद आपके इसके पास जो सब्सिडरीज है, सब्सिडरीज के अंडर में भी सब्सिडरीज काम कर रही है, जैसे कि एमसीएल के बारे में मैंने आपको बताया था जब एनुअल रिटर्न उसका हम पढ़ रहे थे, उसमें 4 सब्सिडरीज थी टोटल। एससीसीएल के पास 2 सब्सिडरीज और सीसीएल के पास भी 1 सब्सिडरी है। तो इनके अंडर में भी बहुत सारी, मतलब कि कंपनी के अंडर में कंपनी काम कर रही है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक मतलब डेवलपमेंट देखने को आपको मिल सकता है। अब कोल इंडिया जो कोयला देता है उसमें कौन कौन से कोयले देता है ना, कोल इंडिया के द्वारा क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं। तो कोल इंडिया के द्वारा मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट है, एक तो कोकिंग कोल बेचता है, दूसरा सेमी कोकिंग कोल, तीसरा नॉन कोकिंग कोल, चौथा बेनिफिकेटेड कोल, पांचवा
कोल इंडिया लिमिटेड का कोक है ना, कोक एंड एलटीसी कोल करके कुछ होता है। कोल फाइन्स एंड कोक फाइन्स मतलब एकदम बारीक कोयला जो है, तो जो छन के बाहर निकलता है एकदम, तो उस कोयले को भी बेचता है मार्केट में, ठीक है। टार, हैवी ऑयल, लाइट ऑयल, सॉफ्ट पिच, इस टाइप की बहुत सारे मटेरियल्स, इतने सारे प्रोडक्ट्स जो है तो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में ज्यादा डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। कोकिंग कोल के बारे में जानना है तो आप एक बार थोड़ा सा जाके देख सकते हैं कि भाई कोकिंग कोल क्या होता है। बेसिकली कोक क्या होता है कि जब हम कोयले को हीट करते हैं, हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। हवा के एब्सेंस में जब हम कोयले को हीट करते हैं, जो टेम्परेचर रहता है वहां पे 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। तो उसके बाद हमें एक सॉलिड सॉलिड पोरस रेसिड्यू मिलता है, बचा हुआ अवशेष मिलता है, ठीक है, जिसको कोक कहा जाता है, ठीक है। जब हम 600 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं कोयले को बिना किसी हवा के, वहां पे हवा मौजूद नहीं होती है ताकि आग ना पकड़ने पाए, तो उस समय हमें जो बचा हुआ अवशेष मिलता है जलने के बाद, उसको बोलते हैं क्या, कोक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। अब ये जो कोयला मिलता है हमें, इसको या तो कोक कहा जाता है या फिर दूसरा नाम इसका है कार्बोनाइज्ड कोल, ठीक है। इसको कार्बोनाइज्ड कोल भी कहा जाता है। कोक में बेसिकली देखो, मार्केट से अगर एक कोयले का टुकड़ा उठा के लाते हो, अगर खदान से भी एक कोयले का टुकड़ा उठा के लाते हो यार, तो आप भी जानते हो उसमें वॉलेटाइल मैटर का परसेंटेज अच्छा खासा होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, और भी बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। अब ये इंप्योरिटीज को हटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे ताकि ये इंप्योरिटीज जो जो है वो कम टेम्परेचर पे अपना जो है तो 600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये अपना जल के वहीं पे बाहर निकल जाएंगी। फिर फाइनली जो अंदर हमें मटेरियल बचा हुआ मिल रहा है वही हमारा कोक, ठीक है। अब कार्बोनाइजेशन दो टाइप का होता है, एक होता है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, एक होता है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो 600 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का टेम्परेचर भी होता है। तो जो आपका लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन होता है, एलटीसी, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन जो कोयला होता है, उसमें जो कोयले को है तो लगभग 650 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं। और हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन मतलब कि एचटीसी, जिसमें कि हम कोयले को 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस तक हम जो है तो हीट करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान में रख सकते हैं आपके भाई, कोयले के प्रोडक्ट्स कैसे कोक बनाया जाता है, ठीक है। चूंकि कोक पे भी ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका कुछ कुछ जो है तो कहां से मिल जाएगा आपको, ये डिटेल अगर पढ़नी है तो आपको ईएमटी का जो सिलेबस है उसमें है, ठीक है। कुछ चैप्टर नंबर 2 में ये मिल जाएगा आपको, ठीक। तो वहां से एक बार इनको जरूर देख के जाइएगा कि अलग अलग जगह पे कैसे कोयला होता है, कोकिंग कोल कैसे बनाया जाता है, नॉन कोकिंग कोल कैसा होता है, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं आप। कोक बनाने के लिए अलग अलग ओवंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बी हाइव कोक ओवंस हो गया, इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इनका आइडिया जरूर रखिए, ठीक है। आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि भाई यूएचवी क्या है, यूजफुल हीट वैल्यू, तो ये बेसिकली नॉन कोकिंग कोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूजफुल हीट वैल्यू एक टर्म, यूएचवी टर्म यूज किया जाता है, जो कि नॉन कोकिंग कोल के लिए यूज किया जाता है कि आपका कोकिंग कोल की वैल्यू, हीट वैल्यू क्या है, मतलब कि कितना हीट उससे जनरेट होता है। अगर एक केजी कोयला मैं जलाऊं, ध्यान से सुनिएगा, 1 केजी अगर मैं कोयला जलाऊं, अब मेरे पास तो यार एक ट्रक भर के कोयला रहेगा, ठीक है, एक ट्रक भर के बढ़िया कोयला भरा पड़ा रहेगा। अब ये इसमें से अगर इस कोयले की यूएचवी मुझे पता होनी चाहिए। यूएचवी क्या है कि अगर मैं इसका 1 केजी भी बर्न करूं तो मुझे कितनी एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है। यूएचवी मतलब कि मुझे कितनी हीट एनर्जी इसमें से मिलेगी। तो यूएचवी पता करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फॉर्मूला देकर आपको रखा गया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया है।
ये है आपका फॉर्मूला, ये आपको रटा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका डीजे देशमुख में भी ये चीज दी हुई है। अब आपका जो यूएचवी होता है, ठीक है, अब यहाँ पे जो ऐश है ये परसेंटेज में लिया जाता है, मॉइस्चर परसेंटेज में लिया जाता है, और जो यूएचवी आती है, मतलब कि यूएचवी के एसआई यूनिट अगर कोई आपसे पूछ ले तो किसमें होता है, किलो कैलोरीज में एसआई यूनिट जो है तो इसकी होती है। तो ये बात भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक यूएचवी में तक किसी को कोई डाउट है, फिर मैं यूएचवी का थोड़ा कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो क्या कोल इंडिया सेंट्रल का नहीं है? कोल इंडिया भी तो सेंट्रल की है यार। सीएमपीडीआई सेंट्रल में है तो कोल इंडिया भी तो सेंट्रल की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही तो है। स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी चलाती है उसको, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा चलाया जाता है। चलो बताओ मिनिस्ट्री ऑफ कोल का कौन है मिनिस्टर? चलिए, तो अब यहां पर यूएचवी कैलकुलेट करने को अगर आपको दे दे, एक सिंपल बात समझिएगा, यूएचवी कैलकुलेट करने को आपको अगर दे देता है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये फॉर्मूला है, एश परसेंटेज देगा, मॉइस्चर परसेंट देगा। ध्यान से समझिएगा, एश परसेंटेज दे देगा, मॉइस्चर परसेंटेज दे देगा। अब बोलता है कि यूएचवी कैलकुलेट करने के लिए अगर आपका मॉइस्चर परसेंटेज, मॉइस्चर परसेंट 2% से कम है, लेस देन 2% है ना, एंड जब आपका मॉइस्चर का परसेंटेज कितना है, 2% से कम है, अगर आपका नॉन कुकिंग कोल में, ध्यान से सुनना, नॉन कुकिंग कोल में मॉइस्चर परसेंट अगर 2% से कम है, ठीक है, और जो वॉलेटाइल मैटर का परसेंटेज आ रहा है, जो वॉलेटाइल मैटर का परसेंटेज आ रहा है वो 19% से कम है, ठीक है, अगर वॉलेटाइल मैटर का परसेंटेज जो है 19% से कम है, ऐश में ही आता है वॉलेटाइल मैटर, ठीक है, ऐश में ही आ जाता है, तो आपका जो ऐश में, सॉरी ऐश में नहीं आता, आपका अलग से होता है वॉलेटाइल मैटर का परसेंटेज। तो वॉलेटाइल मैटर का परसेंटेज अगर मान लीजिए आपका 19% से कम है, क्या, वॉलेटाइल मैटर का परसेंटेज, तो उस केस में क्या बोलता है कि हर एक परसेंट पे, है ना, हर एक परसेंट पे आपको 150 किलो कैलोरीज जो है तो पर केजी माइनस करना पड़ेगा आंसर में। जस्ट सपोज हमारा, यहां से एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप से देख लेते हैं इसको। अब इसमें न्यूमेरिकल टाइप से थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया कि भाई साहब आपका ऐश परसेंट है 7%, ठीक है, और आपका मॉइस्चर का परसेंटेज है, मॉइस्चर परसेंटेज है आपका 1%, ठीक है, और वॉलेटाइल मैटर का जो परसेंटेज है वो आपका कितना है, 18% है वॉलेटाइल मैटर का परसेंटेज, ठीक है, चलो 17% मान के चलते हैं, 17% ले लेते हैं। तो ये इतना डाटा आपको दे दिया, आप बोलेगा यूएचवी कैलकुलेट करिए, तो आप यूएचवी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे यूएचवी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8900 माइनस 138 इंटू आपका ऐश का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ऐश परसेंटेज आपका है 7 प्लस मॉइस्चर परसेंटेज है आपका 1%, ठीक है, तो ये जो भी है अब इससे कैलकुलेट करिए कितना आएगा। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 8900 माइनस 138 इंटू 8,
कितना आया 8,900 माइनस 138 इंटू 8, यह आएगा आपका 7796 किलो कैलोरीज पर केजी। अब आपका क्या बोला है कि जितना भी यूएचवी आएगा हर एक परसेंट पे, वॉलेटाइल मैटर के हर एक परसेंट पर आपको जो है तो क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना 150 माइनस करना, 150 किलो कैलोरीज पर केजी माइनस करना पड़ेगा। तो हर एक परसेंट पर मतलब कि कितने परसेंट कम है, 19% से कितने परसेंट कम है, लगभग आपका 17% है ना, मतलब 2% कम है। तो 2% का 1% का आपको कितना बोलता है कि आप 150 माइनस करो, तो 2% का आप कितना माइनस करोगे, 300 माइनस कर दोगे इसमें। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं 300 माइनस कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 7496 किलो कैलोरीज पर केजी। ठीक है, तो यहां पे मुझे इस तरीके से यूएचवी निकालना है, यूजफुल हीट वैल्यू। आपका वॉलेटाइल मैटर 19% के नीचे जितने परसेंट भी कम होगा, ठीक है, जितने परसेंट भी कम होगा, 19% के नीचे जितने परसेंट भी कम होगा, उतना आप उतनी बार 150 माइनस करते जाएंगे। ठीक है, उतनी बार हर एक परसेंट पे 150 माइनस करना है आपको। आई बात समझ में, ये 150 वाला फंडा। ज्यादा होगा तो ओरिजिनल वैल्यू लेना है। अगर 19% से अधिक हुआ वॉलेटाइल मैटर का परसेंटेज तो उस केस में ओरिजिनल वैल्यू लेना है। अगर इससे कम हुआ, 19% से कम हुआ, तो उस केस में आपको माइनस करना पड़ेगा। ज्यादा होने पर ओरिजिनल वैल्यू आप ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए। ठीक है, यूएचवी का। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन टारगेट। अब आते करंट अफेयर्स पे, जो करंट में बातें चल रही हैं, कोल इंडिया ने जो, या मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो डिसीजंस लिए हैं, है ना, तो उस पे बातें जो कही जा रही है कि भाई आपका जो कोल इंडिया का टारगेट है, उसने अगले 5 साल तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने फिक्स कर दिया। अगले 5 साल तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा कोल इंडिया का टारगेट फिक्स कर दिया है। मतलब इंडिया में जो कोल का टारगेट है, कोल प्रोडक्शन का टारगेट है, वो फिक्स कर दिया गया ऑलरेडी। 2022-23 में जो टारगेट है 700 मिलियन टन का टारगेट है कोल इंडिया का। ठीक है, 2023-24 में 760 मिलियन टन का टारगेट दे दिया है। 2024-25 में 850 मिलियन टन का टारगेट है, और 2025-26 में 1000 मिलियन टन का टारगेट है। मतलब 1 बिलियन टारगेट दे के रखा हुआ है 2025-26 में अकेले कोल इंडिया का। उसके बाद एससीसीएल, सिंगरेनी कोकिंग कोल लिमिटेड को भी टारगेट दिया गया है कि भाई आप 5 साल तक, अगले 5 साल तक इसका ये टारगेट होगा। कैप्टिव एंड कमर्शियल माइंस जो हैं, ठीक है, अदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको जो टारगेट दिया गया है कि भाई आप इतना जो है तो प्रोडक्शन करके देंगे अगले 5 साल में, हर साल आपका इतना प्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये चीज कोल इंडिया बस का याद कर लेना, उसके अलावा सिंगरेनी का रहने देना, और इसका भी कैप्टिव एंड कमर्शियल माइंस का भी रहने देना। बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ ले कि भाई आपका कोल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा कौन कौन सी माइंस को या फिर कौन कौन सी फर्म को जो है तो दिया गया है कि भाई आप टारगेट, अगले 5 साल का टारगेट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, तो कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, सिंगरेनी कोकिंग कोल लिमिटेड को दिया गया है एससीसीएल, और कैप्टिव एंड कमर्शियल माइंस, कमर्शियल हो जाएगा अदर्स की जगह, कमर्शियल माइंस। ठीक है, कैप्टिव एंड कमर्शियल माइंस जो भी हैं उनको भी, मतलब सारी की सारी बच्चे कुछ जितनी भी माइंस है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाती है।